ऑडियो बुक बाय आरवी में आपका स्वागत है। यह श्रृंखला कृष्ण के उस सफर को समझने का प्रयास है जिसमें वह केवल घटनाओं के पात्र नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति बनते हैं जो परिस्थितियों को दिशा देती है। पिछले भाग में हमने देखा कि गोकुल के साधारण और सामूहिक जीवन से निकलकर कृष्ण मथुरा के राजनीतिक केंद्र तक पहुंचते हैं। कंस के शासन का अंत केवल एक व्यक्ति की हार नहीं था, बल्कि एक पूरी सत्ता व्यवस्था के टूटने का संकेत था। लेकिन किसी भी सत्ता परिवर्तन के बाद असली चुनौती शुरू होती है। क्या मथुरा इस बदलाव को संभाल पाएगा? क्या बाहर की शक्तियां इस नए संतुलन को स्वीकार करेंगी? आज के इस भाग में हम देखेंगे कैसे बढ़ते हुए बाहरी दबाव और लगातार संघर्ष के बीच कृष्ण एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो केवल एक शहर नहीं, बल्कि पूरे यादव समाज की दिशा बदल देता है। एक नए नगर, एक नई व्यवस्था और एक नई राजनीतिक सोच के साथ। और अब इसी बिंदु से कहानी आगे बढ़ती है। मथुरा में सत्ता का संतुलन स्थिर होते ही एक नई समस्या सामने आने लगी। कंस के शासन के अंत के बाद आसपास के शासकों की निगाहें मथुरा पर टिक गई थीं। विशेष रूप से मगध के राजा जरासंध के लिए यह परिवर्तन स्वीकार करना आसान नहीं था। कंस से उसके राजनीतिक संबंध थे और मथुरा में हुए सत्ता परिवर्तन को वह अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए खतरे के रूप में देखता था। जरासंध के आक्रमण केवल बदले की भावना से नहीं थे, उनके पीछे राजनीतिक नियंत्रण की इच्छा थी। वह यादव क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहता था। मथुरा की भौगोलिक स्थिति इस दबाव के सामने कमजोर पड़ने लगी। यह नगर स्थल मार्गों से आसानी से पहुंचा जा सकता था। बार बार होने वाले आक्रमणों ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल सैन्य बल से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इसी समय कृष्ण के सामने एक बड़ा रणनीतिक प्रश्न खड़ा हुआ। क्या मथुरा में रहकर लगातार युद्ध का सामना किया जाए या यादवों के भविष्य के लिए कोई अलग रास्ता खोजा जाए? यह निर्णय भावनात्मक नहीं था, यह अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। यदि यादव समुदाय लगातार युद्ध में उलझा रहता तो उसका सामाजिक और आर्थिक ढांचा टूट सकता था। यहीं पर समुद्र के किनारे एक नए नगर की स्थापना का विचार सामने आया। यह स्थान केवल सुरक्षित ही नहीं था, बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। समुद्र के कारण बाहरी आक्रमण सीमित हो जाते थे, जलमार्गों से संपर्क आसान होता था और आवश्यकता पड़ने पर नगर की रक्षा अधिक संगठित तरीके से की जा सकती थी। यह निर्णय केवल स्थान बदलने का नहीं था, यह पूरे यादव समाज को पुनर्गठित करने का प्रयास था। लोगों को अपने पुराने घर, खेत और परिचित वातावरण छोड़ना पड़ा। यह आसान नहीं था, लेकिन कृष्ण ने इस परिवर्तन को एक मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत किया। मथुरा से द्वारका की ओर यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, यह एक राजनीतिक पुनर्निर्माण की शुरुआत थी। यादवों को नए स्थान पर बसाना, संसाधनों का पुनर्वितरण करना और नए प्रशासनिक ढांचे की स्थापना करना, यह सब एक साथ किया गया। कृष्ण ने स्वयं को इस प्रक्रिया में केंद्र में नहीं रखा। उन्होंने किसी राजा की तरह आदेश नहीं दिए। उन्होंने सामूहिक सहमति और नेतृत्व के माध्यम से यह परिवर्तन कराया। यादव प्रमुखों के साथ बातचीत की गई, सुरक्षा, व्यापार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। धीरे धीरे यह निर्णय पूरे समुदाय का साझा निर्णय बन गया। द्वारका का चयन केवल रणनीति का परिणाम नहीं था, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि का संकेत था। यह नगर समुद्र के किनारे होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों से संपर्क स्थापित कर सकता था। इससे यादवों का प्रभाव क्षेत्र केवल भूमि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जल मार्गों के माध्यम से भी फैल सकता था। इस चरण में कृष्ण का नेतृत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह तलवार के बल पर नहीं,
बल्कि योजना और संगठन के माध्यम से दिशा तय कर रहे थे। उन्होंने युद्ध से बचने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि युद्ध की आवश्यकता को कम करने का प्रयास किया। जब यादव समुदाय द्वारका की ओर बढ़ा, तो यह केवल एक पलायन नहीं था। यह एक नए राजनीतिक केंद्र की स्थापना थी। यहां से कृष्ण और यादवों की भूमिका केवल मथुरा तक सीमित नहीं रहने वाली थी। यह स्थान आने वाले वर्षों में एक बड़े सत्ता केंद्र के रूप में उभरने वाला था। यहीं से कृष्ण की भूमिका और गहरी हो जाती है। अब वह केवल संकट का समाधान करने वाले व्यक्ति नहीं रहे। अब वह भविष्य की संरचना बनाने वाले नेता बन चुके थे। द्वारका में बसने के बाद यादव समुदाय के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल बाहरी सुरक्षा नहीं थी, उससे भी अधिक कठिन काम था अपने भीतर संतुलन बनाना। यादव वंश एक एकीकृत समूह नहीं था। इसमें अलग अलग परिवार, शाखाएं और प्रभावशाली मुखिया थे। हर गुट की अपनी प्राथमिकताएं थीं, अपने हित थे और अपने समर्थक थे। नए नगर में बसने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि यदि इन आंतरिक मतभेदों को संभाला नहीं गया, तो द्वारका की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। कृष्ण इस स्थिति को केवल सैन्य समस्या के रूप में नहीं देखते थे। उनके लिए यह सामाजिक और राजनीतिक संगठन का प्रश्न था। उन्होंने स्वयं को किसी एक गुट का नेता घोषित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सभी प्रमुख यादव परिवारों के साथ संवाद बनाए रखा। उनका प्रयास यह था कि सत्ता किसी एक हाथ में केंद्रित न होकर साझा जिम्मेदारी के रूप में काम करे। द्वारका में प्रशासनिक ढांचे का निर्माण केवल आदेशों से नहीं हुआ। इसके पीछे लंबी बैठकों, चर्चा और सहमति की प्रक्रिया थी। वरिष्ठ यादव नेताओं को यह विश्वास दिलाया गया कि नया नगर केवल एक शरण स्थल नहीं, बल्कि एक स्थायी राजनीतिक केंद्र बनने जा रहा है। इसके लिए सभी को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर सामूहिक हित को प्राथमिकता देनी होगी। इस प्रक्रिया में कई बार टकराव भी सामने आए। कुछ गुट अधिक प्रभाव चाहते थे, कुछ को यह चिंता थी कि नई व्यवस्था में उनकी भूमिका कम हो जाएगी। कृष्ण ने इन मतभेदों को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उन्हें सामने लाने और बातचीत के माध्यम से सुलझाने का रास्ता अपनाया। यही तरीका द्वारका में स्थिरता की नींव बना। महाभारत के संदर्भों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि कृष्ण का नेतृत्व औपचारिक पद से नहीं, बल्कि प्रभाव से चलता था। वह सभा के केंद्र में बैठकर आदेश देने वाले शासक नहीं थे। वह उस व्यक्ति की भूमिका में थे जो विभिन्न पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखता है। जब किसी निर्णय पर असहमति होती, तो वह उसे टालने की बजाय चर्चा के माध्यम से दिशा तय करते थे। युगांत जैसे ग्रंथ इस चरण को राजनीतिक यथार्थ के रूप में देखते हैं। यहां कृष्ण किसी आदर्श राजा की तरह नहीं दिखते, बल्कि एक व्यावहारिक रणनीतिक नेता की तरह सामने आते हैं। उनका उद्देश्य सत्ता पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि सत्ता को इस तरह संरचित करना था कि यादव समाज लंबे समय तक स्थिर रह सके। इस आंतरिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था सैन्य और प्रशासनिक भूमिकाओं का विभाजन। सभी जिम्मेदारियां एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं की गईं। अलग अलग नेताओं को अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। इससे सत्ता का बोझ बंटा और निर्णय प्रक्रिया अधिक संतुलित बनी। कृष्ण ने इस व्यवस्था में खुद को निर्णायक भूमिका में रखा, लेकिन औपचारिक रूप से सत्ता के शीर्ष पर नहीं बैठे। यह स्थिति उन्हें स्वतंत्र बनाती थी। वह किसी एक गुट के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि पूरे यादव संघ के लिए काम कर रहे थे। यही कारण था कि संकट की स्थिति में सभी पक्ष उनकी ओर देखते थे। द्वारका में यह संगठनात्मक ढांचा धीरे धीरे मजबूत होने लगा। लोग यह समझने लगे कि यह नगर केवल एक अस्थायी आश्रय नहीं है, बल्कि एक नए राजनीतिक प्रयोग का केंद्र है। यहां शक्ति तलवार से नहीं, बल्कि संरचना और सहयोग से चल रही थी।
इस चरण में कृष्ण की भूमिका एक निर्माता की तरह बनती है। वह केवल संकट से बाहर निकलने की योजना नहीं बना रहे थे, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहे थे जो भविष्य की चुनौतियों को संभाल सके। यह व्यवस्था आगे चलकर यादवों को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने वाली थी। यही आंतरिक संतुलन द्वारका की असली ताकत बना। बाहर से देखने पर यह एक नया नगर था, लेकिन भीतर से यह एक संगठित राजनीतिक इकाई बन चुका था। द्वारका के भीतर संगठनात्मक संतुलन बनने के बाद कृष्ण की दृष्टि केवल अपने नगर तक सीमित नहीं रही। उन्हें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि किसी भी राज्य की सुरक्षा केवल दीवारों और सेना से नहीं होती। वास्तविक सुरक्षा तब बनती है जब आसपास के राज्यों के साथ संबंध स्थिर हों और टकराव को बातचीत के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके। यही कारण था कि कृष्ण ने द्वारका को एक अलग-थलग शक्ति के रूप में विकसित करने के बजाय उसे एक बड़े राजनीतिक नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश की। उन्होंने विभिन्न राजवंशों और शासकों के साथ संपर्क बढ़ाया। यह संपर्क केवल औपचारिक मित्रता तक सीमित नहीं था। इसके पीछे व्यावहारिक उद्देश्य थे। व्यापार मार्गों की सुरक्षा, सीमाओं पर शांति और संभावित युद्धों से पहले संवाद का रास्ता खुला रखना। महाभारत के संदर्भों में यह दिखाई देता है कि कृष्ण कई अवसरों पर मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। जब दो पक्षों के बीच तनाव बढ़ता है, तो वह सीधे युद्ध की ओर जाने के बजाय बातचीत का विकल्प सामने रखते हैं। उनका प्रयास यह होता है कि टकराव को अंतिम स्तर तक पहुंचने से पहले रोका जाए। इस कूटनीतिक भूमिका में कृष्ण किसी एक पक्ष के प्रतिनिधि की तरह व्यवहार नहीं करते। वह स्थिति को व्यापक दृष्टि से देखते हैं। उन्हें यह समझ होता है कि यदि एक क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी, तो उसका प्रभाव दूर तक जाएगा। इसलिए वह केवल यादवों के हित की बात नहीं करते, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हैं। द्वारका के शासकीय ढांचे में यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण बन गया। जब किसी बाहरी शक्ति से संबंध बनाने की बात आती, तो कृष्ण व्यक्तिगत लाभ के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देते। यह दृष्टिकोण उन्हें तत्काल लोकप्रियता नहीं देता था, लेकिन समय के साथ उनकी विश्वसनीयता बढ़ाता गया। युगांत जैसे ग्रंथ इस चरण को कृष्ण के राजनीतिक यथार्थवाद का उदाहरण मानते हैं। यहां कृष्ण किसी आदर्शवादी शांति दूत की तरह नहीं दिखते, बल्कि एक ऐसे रणनीतिक व्यक्ति की तरह सामने आते हैं जो जानता है कि कब समझौता करना है और कब दबाव बनाना है। उनका उद्देश्य संघर्ष को पूरी तरह समाप्त करना नहीं था, बल्कि उसे नियंत्रित रखना था। इस दौरान कृष्ण का नाम धीरे धीरे अलग अलग दरबारों में पहचाना जाने लगा। उन्हें केवल यादवों के प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया जो जटिल परिस्थितियों में संतुलन बना सकता है। यह पहचान उन्हें एक प्रभावशाली मध्यस्थ के रूप में स्थापित करती गई। कृष्ण की कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था संवाद की भाषा। वह धमकी या शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से बात नहीं करते थे। वह स्थितियों को तर्क और व्यवहारिकता के आधार पर प्रस्तुत करते थे। इससे कई शासक उनके साथ बातचीत को सुरक्षित विकल्प मानने लगे। इस नेटवर्क निर्माण का प्रभाव द्वारका पर भी पड़ा। जैसे जैसे बाहरी संबंध मजबूत हुए, द्वारका का व्यापार और संसाधन प्रवाह बढ़ा। समुद्री मार्गों से संपर्क मजबूत हुआ। इससे नगर की आर्थिक स्थिति भी स्थिर होने लगी। यह स्थिरता सैन्य सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण थी। इस चरण में कृष्ण की भूमिका और स्पष्ट हो जाती है। वह अब केवल यादव समाज के संगठनकर्ता नहीं रहे। वह एक क्षेत्रीय राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके थे। उनका प्रभाव उन स्थानों तक पहुंचने लगा जहां वे स्वयं उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनके विचार और निर्णयों की चर्चा हो रही थी। फिर भी कृष्ण ने इस बढ़ते प्रभाव को
व्यक्तिगत सत्ता में बदलने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने लिए किसी राजकीय पद की मांग नहीं की। उन्होंने खुद को एक ऐसे स्थान पर रखा जहां वह स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकें और विभिन्न पक्षों के बीच सेतु बन सकें। यह स्थिति उन्हें एक अनोखी शक्ति देती है। वह न तो किसी एक राज्य के बंद ढांचे में बंधे रहते हैं और न ही किसी एक गुट की राजनीति में फंसते हैं। इसी स्वतंत्रता के कारण वह बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों में हस्तक्षेप कर पाते हैं। यहीं से कृष्ण का कूटनीतिक व्यक्तित्व पूरी तरह आकार लेता है। आगे चलकर यही भूमिका उन्हें हस्तिनापुर की राजनीति, पांडवों के संघर्ष और महायुद्ध के निर्णयों तक ले जाने वाली थी। लेकिन उसकी नींव यहीं द्वारका और आसपास के राज्यों के बीच बने इस संबंध जाल में रखी गई थी। द्वारका में सत्ता की संरचना बन जाने के बाद भी कृष्ण ने स्वयं को कभी औपचारिक शासक के रूप में स्थापित नहीं किया। उन्होंने किसी सिंहासन पर बैठकर आदेश देने का रास्ता नहीं चुना। इसके बावजूद नगर और यादव संघ के भीतर महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भूमिका लगातार मौजूद रही। यह स्थिति उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले आई जहां वह बिना राजा बने सत्ता के प्रवाह को दिशा देने लगे। कृष्ण का प्रभाव किसी आधिकारिक पद से नहीं आता था। यह उनके अनुभव, संबंधों और परिस्थितियों को समझने की क्षमता से बनता था। जब यादव मुखियाओं के बीच मतभेद होते, तो अंतिम समाधान अक्सर उनके सुझावों के आधार पर निकलता। जब बाहरी राज्यों के साथ संबंधों पर चर्चा होती, तो रणनीति तय करने में उनकी राय निर्णायक बनती। इस प्रकार वह मंच पर दिखाई दिए बिना ही निर्णयों के केंद्र में बने रहते। महाभारत के प्रसंगों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि कृष्ण कई बार स्वयं आगे आकर सत्ता संभालने की स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने लिए राजकीय अधिकार इकट्ठा करने की जगह एक स्वतंत्र सलाहकार की भूमिका को बनाए रखा। इस स्वतंत्रता ने उन्हें अलग अलग पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने की सुविधा दी। वह किसी एक गुट के बंधन में नहीं बंधे थे। युगांत जैसी व्याख्याएं इस भूमिका को व्यावहारिक राजनीति के रूप में देखती हैं। यहां कृष्ण किसी त्यागी साधु की तरह सत्ता से दूर नहीं रहते, बल्कि सत्ता के बहुत पास रहते हुए भी उसे अपने नाम से जोड़ने से बचते हैं। यह दूरी उन्हें लचीलापन देती है। वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी भूमिका बदल सकते हैं, कभी मध्यस्थ, कभी रणनीतिक सलाहकार और कभी संकट प्रबंधक के रूप में। द्वारका में यह मॉडल धीरे धीरे स्वीकार किया जाने लगा। लोग समझने लगे कि कृष्ण की शक्ति किसी पद से नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति से आती है। उनके बिना भी सभा चल सकती थी, लेकिन बड़े निर्णयों में उनकी अनुपस्थिति खालीपन पैदा कर देती थी। यह प्रभाव तलवार से नहीं, बल्कि विश्वास से बना था। इस दौरान कृष्ण ने अपने चारों ओर कोई व्यक्ति पूजा का वातावरण नहीं बनाया। उन्होंने स्वयं को केंद्र में रखकर महिमा का निर्माण नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने दूसरों को सामने रखा और स्वयं पीछे रहकर दिशा तय की। यह व्यवहार उन्हें सत्ता के संघर्ष से बचाता था और साथ ही उन्हें निर्णयों की धुरी बनाए रखता था। यह भूमिका भविष्य के बड़े घटनाक्रमों के लिए तैयारी भी थी। हस्तिनापुर की राजनीति, पांडवों के संघर्ष और आने वाले युद्ध में उनका यही अनुभव काम आने वाला था। द्वारका में सत्ता को बिना सिंहासन संभालने का अभ्यास उन्हें आगे के अधिक जटिल संघर्षों के लिए तैयार कर रहा था। इस चरण के अंत तक कृष्ण की पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब केवल यादवों के संगठनकर्ता या कूटनीतिक मध्यस्थ नहीं रहे। वह एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जिसकी मौजूदगी सत्ता संतुलन को प्रभावित करती थी, भले ही वह स्वयं किसी सिंहासन पर न बैठे हों। यहीं पर द्वारका का चरण अपने पूर्ण रूप में सामने आता है। एक ऐसा नगर जहां शक्ति का केंद्र सिंहासन नहीं था,
बल्कि रणनीति और संतुलन था। और इस केंद्र में कृष्ण की भूमिका बिना औपचारिक अधिकार के भी निर्णायक बनी रही। यही स्थिति आगे चलकर उन्हें एक और बड़े राजनीतिक क्षेत्र की ओर ले जाती है, हस्तिनापुर और पांडवों के संघर्ष की ओर। आज के इस भाग में हमने देखा कि मथुरा की सीमाओं से निकलकर कृष्ण ने केवल एक सुरक्षित स्थान की तलाश नहीं की, बल्कि एक पूरी नई व्यवस्था की नींव रखी। द्वारका केवल एक नगर नहीं था, यह एक ऐसा राजनीतिक केंद्र बनकर उभरा जहां सत्ता किसी एक सिंहासन पर नहीं, बल्कि संतुलन, संवाद और संरचना के माध्यम से चलती थी। कृष्ण ने बिना राजा बने निर्णयों की दिशा तय की। उन्होंने युद्ध को टालने की कोशिश की, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई जहां युद्ध की आवश्यकता ही कम हो जाए। लेकिन यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे द्वारका से निकलकर कृष्ण का प्रभाव पूरे भारतवर्ष की राजनीति में प्रवेश करता है। कैसे पांडवों के साथ उनका गठबंधन एक साधारण संबंध नहीं, बल्कि आने वाले महायुद्ध की नींव बनता है। और कैसे वह एक मध्यस्थ से आगे बढ़कर युद्ध की दिशा तय करने वाले केंद्रीय व्यक्ति बन जाते हैं। अगला भाग रोज की तरह रात 9 बजे प्रकाशित होगा। अगर आपको यह श्रृंखला विचार करने पर मजबूर कर रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट में जरूर बताएं कि आप कृष्ण को एक रणनीतिक नेता के रूप में कैसे देखते हैं।